आप देख रहे हैं निवेश के एबीसीडी और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो के जरिए हमारी कोशिश यही होती है कि अगर आपने अपना निवेश का सफ़र शुरू कर दिया है या शुरू करना चाहते हैं तो कौन कौन सी वो ज़रूरी जानकारियां हैं या आपका होमवर्क क्या होना चाहिए निवेश रणनीति को लेकर, बाजार की समझाइश को लेकर, ये सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम इस बेहद खास पेशकश के जरिए। और आज भी हम बेहद खास मेहमान के साथ ये पेशकश लेकर आए हैं जहां पर बात होने वाली है बाजार की, बात होने वाली है महंगाई की, मॉनसून की और साथ ही फिक्स्ड इनकम में अगर आपको कोई कमाई के मौके ढूंढने हैं तो आपके लिए क्या क्या विकल्प है। इस पूरे शो में हमारे साथ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ है नम्रता मित्तल, चीफ इकोनॉमिस्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड, सुनील सुब्रमण्यम, एमडी सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड, मिस्टर अवनीश जैन, हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजर कैनरा बैंक म्यूचुअल फंड। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए नम्रता के साथ में शुरुआत करना चाहूँगी सवालों को लेकर। तो नम्रता, मॉनसून का नया अनुमान सामने आया है जहां पर आईएमडी के मुताबिक अगस्त में देखा गया है कि 36% कमी आई है बारिश में, बरसात में। और सितंबर का जो महीना है वहां पर संभावना है कि सामान्य बारिश हो, लेकिन अगर अल नीनो का इम्पैक्ट और अग्रसर बहुत तेज़ी से अगर उसका बढ़ता है तो हो सकता है कि यहाँ पर भी सितंबर के महीने में हमें बारिश नहीं मिले। और अल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो भी पूरे साल के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया है, गहरा हो सकता है। अच्छा, इन सब के चक्कर में हम जानते हैं कि महंगाई जो है, खासतौर से सीपीआई नम्रता, वो 15 महीने की ऊंचाई पर आई है, लगभग 7.4% आई है। और हमने उससे पहला आंकड़ा जो देखा था वो 4.18 का था। आरबीआई ने भी साफ तौर से यहाँ पर चिंता जताई है। सरकार ने जो मैंडेट भी दिया है सेंट्रल बैंक को वो ये है कि महंगाई 4% के आसपास जो है वो आनी चाहिए। अब इस पूरे समीकरण को अगर मैं समझूं, आने वाले वक्त में और आने वाली तिमाहियों में जो हम पॉलिसी का अनाउंसमेंट देखेंगे, क्या कुछ बदल सकता है, किस ओर अब हम रुख कर रहे हैं? कविता जी, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही बात है कि इस साल जो मॉनसून के कारण फूड इन्फ्लेशन पे जो चिंता है वो पिछले कुछ सालों से ज्यादा है। हमारे जो मॉनसून रहे हैं ओवरऑल अभी तक अगर जून से लेके अभी तक देखें तो 7% के डेफिसिट पे रहे हैं। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि जुलाई में आपके सरप्लस थे, पर अभी अगस्त में अभी देखें तो डेफिसिट में है। तो जब ये टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं, इसमें अगर चिंता रहती है तो ये ईल्ड पर इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्रॉप्स को डैमेज भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, आईएमडी का कहना है कि सितंबर में स्थिति का सुधार हो सकता है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इंडियन ओशन डायपोल जो है वो भी पॉजिटिव हो रहा है, जो कुछ कुछ हद तक एल नीनो के इफेक्ट्स को काउंटर करता है। पर यह हमें आने वाले महीनों में ही पता लगेगा। इसके कारण क्या हुआ है कि अगर हम साल के शुरू में, इस फाइनेंशियल ईयर के शुरू में देखें तो इन्फ्लेशन काफी नीचे जा रहा था, और पूरे क्वार्टर 1 में 4.5% के आसपास इन्फ्लेशन था। पर अब कोर और फ्यूल में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर फूड के कई तरह जगह से हमें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। लास्ट ईयर अगर फूड इन्फ्लेशन को देखें तो सीरियल्स में प्रॉब्लम था, मिल्क में था, स्पाइसेस में था। इस साल अगर देखें तो इनमें तो अभी भी हाई इन्फ्लेशन है, पर साथ ही साथ पल्सेस के प्राइसेस भी बढ़ने लग गए हैं। और वेजिटेबल्स तो आप सब जानते ही हैं, जितना टमाटर की चर्चा हो रही थी और अब प्याज की चर्चा हो रही है। हालांकि सरकार कई तरह के कदम उठा रही है और हम हर दिन एक नए कदम सुनते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट बैन लगाना हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना हो, चाहे वो ओपन मार्केट में राइस, वीट या पल्सेस या टमाटर को सेल करना हो, टमाटर के प्राइस को स्टेबलाइज करना हो, प्याज के प्राइस को स्टेबलाइज करना हो। बट फिर भी क्योंकि प्रॉब्लम कई तरफ से है और वेदर की समस्या वाकई में है, ना ही सिर्फ भारत में पर विश्व भर में भी, तो हमें एक फूड इन्फ्लेशन पे रिस्क दिखता है। और अगर ऐसा होता है, लास्ट ईयर फूड इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 6.7% था। इस साल अगर हम पकड़े कि वो 7 से 8% भी हो सकता है, तो कई आने वाले कई महीने तक ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो 6% के ऊपर हो सकता है। इसी से जो, और अगर आप कोर को देखें
कोर ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करता है। मतलब ऐसा भी जब जब साल थे जब आपके ओवरऑल इन्फ्लेशन आपके 4% या नीचे थे, कोर लगभग 5 और उसके आसपास ही रहता है। फ्यूल इन्फ्लेशन का वेट पूरे सीपीआई में 7% है, तो वो कम है। फूड ही है जिस 45% है, तो अगर वो हाई है तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए अब देखना होगा कि किस तरह से खाने पीने की जो महंगाई दर है वो एक मूड डैम्पनर भी बन सकता है बाजार के लिए। लेकिन अवनीश, थोड़ा सा हम डेट और बॉन्ड यील्ड्स की मैं बात करना चाहती हूँ। इनफैक्ट हमने देखा कि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स है वो अनसीन लेवल्स तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं ये एक इस ओर इशारा भी है कि महंगाई और जो ब्याज दरें कटौती का समीकरण बन रहा था वो पूरी तरह से गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हमारी बॉन्ड यील्ड्स भी एक तरह से ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स को भी फॉलो कर रही है। हालांकि यूएस में हमने देखा कि 35 बीपीएस के आसपास बढ़ी है, हमारे देश में लगभग 5 बीपीएस थी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो बॉन्ड यील्ड्स फैक्टर इन कर रही थी कि अब महंगाई को लेकर कोई चिंता नहीं है, और जिस ट्रैजेक्टरी की ओर हम निकल रहे थे उसमें भी अब बदलाव, इस पूरे पैटर्न में बदलाव। अवनीश, गुड मॉर्निंग कविता एंड हाँ, मतलब आपका कहना सही है कि पहले क्वार्टर में ऐसा लग रहा था कि बॉन्ड यील्ड्स नीचे आएंगी क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे था, और अगर ग्लोबली देखें तो वहां पर भी जो रेट का डायरेक्शन था वो भी डाउन डाउन था, और लोगों का मानना था कि शायद फेड यूएस फेड रेट कट कर देगा ईयर एंड तक या अर्ली नेक्स्ट ईयर। पर वहां पर भी थोड़ा इन्फ्लेशन का जो नीचे गिरा इन्फ्लेशन, बट वहां पर ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, तो ऐसा लगता है कि वहां पर फेड अभी एटलीस्ट 3-4 क्वार्टर तक शायद कोई स्टेप ना उठाए, और वहां पर तो ये भी लग रहा है कि एक और रेट हाइक हो जाएगा। तो वहां से जो ग्लोबल आपको सेंटिमेंट पॉजिटिव था वो खत्म हो गया फर्स्ट क्वार्टर के बाद। इंडिया में भी इन्फ्लेशन सडनली जंप हुआ 7.4 पे जुलाई का नंबर। आई थिंक अगस्त का नंबर भी शायद 6 के ऊपर आएगा, और शायद ऊपर रहे। थोड़ा सा गिरावट हुई है फूड प्राइसेस में, मगर अगर देखें दालों के प्राइस वगैरह स्टिल वो इन्फ्लेशन काफी हाई है, सीरियल्स में काफी हाई इन्फ्लेशन है। तो उसके चलते आई थिंक आरबीआई के एंगल से देखें तो आरबीआई शायद कुछ ना करें, बिकॉज गवर्नर ने पॉलिसी में भी बोला था कि दे आर क्लोजली वॉचिंग, बट उन्होंने ये भी पॉइंट किया था कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो ऊपर से 100 बेसिस नीचे आया है या 1% नीचे आया है, तो उन्होंने वो पॉजिटिव स्पिन दिया था वहां पर। यील्ड देखे तो हमारे यील्ड नीचे में 7 के नीचे गए थे, 6.95 तक गए थे, और अभी 720 के आसपास है। तो हमारे यहाँ जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा कम है। आई थिंक मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि आरबीआई रेट हाइक शायद ना करे, और ये फूड इन्फ्लेशन को वो बारीकी से देखेगा नेक्स्ट 2-3 महीने तक, और उसके बाद ही कोई डिसीजन होगा। बट क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स उठाए हैं पिछले 10-12 दिन में, जैसे बताया गया कि हर दिन कोई नया स्टेप आ रहा है जिससे कि फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके। तो ये भी गवर्नमेंट के लिए भी काफी बड़ी चीज है कि इन्फ्लेशन ज्यादा ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो वहां से देखा जाए तो शायद आरबीआई की तरफ से कोई हमें दिखता नहीं है कि कोई स्टेप आएगा। रेट कट ऑब्वियसली अभी तो दिखता नहीं है इस साल में, और नेक्स्ट ईयर भी आई थिंक FY25 में शायद पहला स्टेप हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ग्लोबली सिचुएशन क्या है। ग्लोबली रेट्स बहुत ऊपर गए हैं, जैसे यूएस 10 ईयर देखें तो वो 370 से 430 हो गई थी, तो 60 बेसिस का मूव था। हमारे यहाँ 15-20 बेसिस का मूव है, तो वो उतना हानिकारक नहीं है। तो वहां से और मार्केट में जैसा लगता है ज्यादा ऐसा कोई बियरिश सेंटिमेंट नहीं है अभी डेट मार्केट में। तो वहां से ऐसा लगता नहीं है कि काफी नेगेटिव सेंटिमेंट कुछ बिल्टअप हो रहा है। आई थिंक हमने देख लिया है काफी इन्फ्लेशन भी अभी पास हो गया है, जो हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। उम्मीद ये रहेगी कि नेक्स्ट 2-3 महीनों में इन्फ्लेशन का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगा। तो उस एंगल से लगता है कि अभी मार्केट शायद एक ट्रेडिंग जोन में बैठा रहे, कंसोलिडेशन फेज में रहे। ऐसे यहाँ से ज्यादा रैली भी नहीं दिख रहा है, बट यहाँ से ज्यादा बिकवाली भी नहीं दिख रहा है कि ज्यादा सेलिंग होगा। तो ये हमारा मानना है। सुनील सर, अब महंगाई पर बात हो गई, बॉन्ड यील्ड्स की बात हो गई, लेकिन इक्विटी बाजार में क्या हो रहा है? महंगाई भी बढ़ रही है, बॉन्ड यील्ड्स भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, साथ ही एफआईआईज का अगर हम निवेश देखें तो वहाँ बिकवाली थोड़ी सी शुरू हो गई। लगभग 13,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है अगस्त में अगर हम देखें तो। और विदेशी
बाजार में जिस तरह से महंगाई और बॉन्ड यील्ड्स की चाल है उसके मुताबिक यहाँ पर बिकवाली जो है आने वाले सत्रों में क्या बढ़ सकती है? और दिशाहीन भले ही हो बाजार इस वक्त, लेकिन क्या बाजार में किसी तरह का डर है सुनील जी? किस तरह की चाल है ये बाजार की? देखिए, बाजार के लिए डर यही है कि क्या एफआईएस के फ्लोस आउटफ्लोस में बदल सकते हैं बहुत स्ट्रांग तरीके से, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोस तो स्ट्रांग है। और अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो मेरा मानना है कि आरबीआई की सोच, देखिए इंडिया की इन्फ्लेशन एक डिमांड ड्रिवन नहीं होती है, सप्लाई ड्रिवन होती है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन या वो इम्पोर्टेड ऑयल के कारण या फूड प्राइसेस ऐसे चीज के कारण इन्फ्लेशन बढ़ती है, और कोई भी रेट हाइक उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। रेट हाइक का काम होता है डिमांड को घटाना, और अमेरिका या यूरोप जैसी जहाँ पे डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी होती है वहां पे रेट हाइक का असर अब ग्रोथ के ऊपर दिखने की एक उम्मीद रख सकते हैं, बट इंडिया में ये बहुत मुश्किल चीज है। तो उस चीज के कारण मैं कहूंगा कि अगर इन्फ्लेशन, तो आपने बताया टमाटर, ऑनियन, ये सब की बात बढ़ रही है, तो शायद रूरल इनकम भी बढ़ सकते हैं उसके कारण, राइट? फार्म लेवल इनकम भी बढ़ सकते हैं, शायद वो कंजम्पशन के लिए बूस्ट दे सकते हैं। इसकी नेगेटिव कहाँ पे होगी? शायद एफएमसीजी सेक्टर में, जैसे बिस्किट्स और केचप, यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है, तो व्हीट, राइस, शुगर और टमाटर, वेजिटेबल्स, इनके दाम एफएमसीजी के मार्जिन को अफेक्ट करते हैं। शायद थोड़ा एफएमसीजी सेक्टर में मार्जिन कंप्रेशन देख सकते हैं। सेकंड, आरबीआई फिर रेट हाइक ना करेगी या ना करेगी, ये डिपेंड होता है इन्फ्लेशन पर उतना ज्यादा नहीं, मगर यूएस की रेट हाइक अगर होती है तो करेंसी को मैनेज करने के लिए आरबीआई को रेट हाइक करने की एक नौबत आती है। तो अगर यूएस डॉलर बहुत स्ट्रेंथन होता है तो इंडिया को एक करेंसी बैलेंस करने के लिए आरबीआई फर्स्ट चीज यह है कि क्या है सही लेवल आरबीआई के मन में रुपी का, क्या वो 83 है, 83.50 है, 84 है, ये हम कह नहीं सकते, मगर जैसे ही वो लेवल पार करते देखते हैं आरबीआई को रेट हाइक करना पड़ेगा टू कीप द करेंसी लेवल अंडर कंट्रोल। तो इस रेट हाइक की हालत में फिर हम देख सकते हैं कि बैंक्स के लिए, क्योंकि आज डिमांड ग्रोथ फॉर फंड्स डिपॉजिट ग्रोथ से और तेजी से बढ़ रहा है, मेरे ख्याल में कुछ भी रेट हाइक हो बैंक इजीली बोरोवर्स को पास ऑन कर सकते हैं। तो मेरे लिए रेट हाइक इस स्थिति में बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट मार्जिन्स की बात करें तो रेट सेंसिटिव, अगर रेट्स बढ़ती है मार्केट में, ईएमआई बढ़ जाती है, तो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे हाउसिंग होते हैं, जैसे ऑटो होते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत ईएमआई बढ़ने के कारण थोड़ा बहुत एक डिमांड में थोड़ी स्लो डाउन दिख सकती है। तो डोमेस्टिकली मैं मानता हूं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम जो हमें ट्रैक करनी चाहिए, एक तो मॉनसून का इंपैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर, वो तो है ही, मगर क्रूड ऑयल की दाम ये ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत से इंडस्ट्रीज में एक इनपुट में बदल जाती है, ऑटो से लेकर टायर से लेकर बहुत से चीज में तेल और तेल रिलेटेड डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं, और वहां पे इंपैक्ट मार्जिन के ऊपर पड़ सकता है। तो मैं कहूंगा कि सबसे अहम चीज मार्केट के लिए इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है, और वहां जो अच्छी खबर, एक तरीके से जो बैड न्यूज हमारे लिए गुड न्यूज बन सकती है चीन की स्लो डाउन, क्योंकि चीन सबसे बड़ा कंज्यूमर ऑफ एनर्जी और कमोडिटीज है, और अगर स्लो डाउन चीन में जारी रहता है तो शायद ऑयल के प्राइस स्टेबल या और गिर भी सकते हैं, तो एफआईएस के फ्लोज इंडिया में और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि मार्केट के लिए दिवाली तक यही चीज होगी कि यूएस में इंटरेस्ट रेट है कितनी तेजी से करने वाले हैं, 1 या 2, उसका असर क्या होगा इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर और डॉलर की स्ट्रेंथ के ऊपर, और उस हिसाब से आरबीआई क्या फॉलो थ्रू करेगी। तो ये चीज ट्राई करेंगे। और अच्छी बात यह है कि अगर 2-3 रेट हाइक्स यूएस में कर रहे हैं फेड, तो डेफिनेटली डिमांड को स्लो डाउन करने की कोशिश में आप तेल के दाम में भी गिरावट दे सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि आपको ध्यान ज्यादा यूएस के ऊपर और तेल के दाम के ऊपर देना चाहिए अगले 2-3 महीनों में अपनी एलोकेशन इक्विटी में करने के लिए। नम्रता, थोड़ा सा यूएस बाजार की ओर भी हम रुक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे हैं कि इकोनॉमी रोबस्ट हो रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन साथ ही जो तमाम डेटा दिखाई दे रहा है वो भी ठीक है। एक और हम ये भी देख रहे हैं कि जो यूएस की बिजनेस एक्टिविटी है उसमें धीमापन आ रहा है, हाउस होल्ड सेविंग्स खत्म हो रही हैं, क्रेडिट कार्ड की जो बोरोइंग है लोगों की वो रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई है। तो ये डेटा किस तरह से अब नैरेटिव बिल्ड कर रहा है? रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि स्लो डाउन के फुटप्रिंट्स जो लोगों को एक समय लग रहा था कि शुरू हो जाएंगे, रिसेशन आ जाएगा, उससे अब थोड़ा सा इकोनॉमी बाहर निकल चुकी है। लेकिन क्या वाकई पिक्चर इतनी रोजी है नम्रता? क्या डर अभी भी बना हुआ है? क्या ब्याज दरें बढ़ने की अभी भी वहां पर संभावना है? जी जरूर।
मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ। जब हम इस साल के शुरुआत में हम बात करते थे, तो हम ये बोलते थे कि यील्ड्स का जो यूएस में है वो इन्वर्ट हो चुके हैं जुलाई में, जुलाई 2022 में। और जब ऐसा होता है टिपिकली 18 से 24 महीने में यूएस में रिसेशन आता है। और कई ऐसे और इंडिकेटर थे, जैसे यूएस का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीएमआई, यूएस में मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। ये सब सारी चीजें हमें इस तरफ, और यूएस में रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी काफी कॉन्ट्रैक्शनरी जोन में थे, वो नेगेटिव थे। तो ये सब चीजें हमें ये इशारा कर रही थी कि शायद इस साल के अंत तक यूएस में रिसेशन आ जाए। हमने ये चीज अभी भी नहीं पता हम कि साल के अंत में आएगा या अगले साल में, बट किसी ने इस चीज की कल्पना नहीं, हम सब ने यह सोचा कि एक डायरेक्शन नीचे की ओर ही रहेगा। किसी ने इस चीज की कल्पना नहीं की थी कि बीच में और सुधार भी हो सकता है। और यही चीज हमें दिखा कि अप्रैल से जुलाई के बीच में जो एक्टिविटीज खराब हो रही थी वो थोड़े सुधार होने लगे। उसका कुछ कारण यह है कि यूएस में जो फिस्कल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो एक बार वापस बढ़ गई। यूएस का फिस्कल डेफिसिट, हालांकि वहां पे मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। टिपिकली हम देखते हैं कि जब भी फेड कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाता है तो गवर्नमेंट भी अपने पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बट इस बार 8.5% पे है यूएस का फिस्कल डेफिसिट, जो कि इसका मतलब है कि पैसे डाले जा रहे हैं सिस्टम में। इसके साथ साथ आपका जो इन्फ्लेशन है वो यूएस में 3%, 3.1% पे है। और वेज जो वहां पे है वो अभी भी 4, 4.5 के आसपास बरकरार है। इसके कारण क्या हुआ है, मई और जून से आपके जो रियल वेज है यूएस में वो थोड़े पॉजिटिव हो गए हैं। और सर्विसेज सेक्टर में अभी भी नेट लेवल पे थोड़े एक्सपेंशन है। तो कुछ डेटा ऐसे आ गए हैं जिसके कारण एक पॉजिटिविटी आ गई है। इसके साथ साथ हाउसिंग जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो जो एक नीचे गिरे जा रही थी एक सुर में, वो मई से थोड़ी स्टेबलाइज हो गई है, थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। और वहां के जो बिल्डर्स के सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े से, मतलब जो जितने नकारात्मक थे कंज्यूमर्स और बिल्डर्स के सेंटिमेंट थोड़े से पॉजिटिव हुए। और इसका कारण मैंने आपको बताया कि वेज ग्रोथ अभी भी ठीक ठाक है और यूएस में फिस्कल स्पेंडिंग हो रही। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि एक्सेस सेविंग्स जो है वो कम हो रहे हैं, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्टिविटी अभी भी वीक है। और मॉनेटरी डायरेक्शन, अगर हम क्रेडिट स्टैंडर्ड्स की बात करें, क्रेडिट कार्ड की बात करें, होम लोन रेट्स की बात करें, डायरेक्शन तो सारा टाइटनिंग की ओर ही है। तो अभी भी यूएस में ग्रोथ स्लोडाउन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी प्रॉब्लम ये हुई है कि कोविड के बाद ऐसे मेजर्स लिए गए हैं कि इतने ज्यादा स्टिमुलस किए गए हैं कि जो एक टिपिकल तरीके से सारे वेरिएबल्स काम करते थे और जिनसे जो अंदाज लगाया जाता था उन सब में थोड़ा गड़बड़ आ गया है। पर फंडामेंटली हमारा मानना अभी भी यही है कि यूएस से प्रॉब्लम अभी गया नहीं है और अगले साल में उसका रिस्क और बढ़ सकता है। कंजम्पशन डिमांड में और एक थोड़ी मंदी आ सकती है, जिसका असर इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे भी रहेगा। इंडिया का एक्सपोर्ट इस साल, पूरे साल अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट एक ऐसा सेगमेंट ऑफ डिमांड है, ग्रोथ है, जो कि वीक रहा है। पहले वो टेक्सटाइल से शुरू हुआ, केमिकल से शुरू हुआ, अब ऑटो और कई और सेक्टर्स में, वो आईटी में, कई सेक्टर्स में पर्कुलेट हो रहा है। तो उस एंगल से एक ग्रोथ की चिंता बनी रहेगी। हालांकि डोमेस्टिक जो हमारी खुद की अर्थव्यवस्था है वो बेहतर है एक्सटर्नल के प्रति। तो अवनीश, इसी पूरे समीकरण को हम डॉलर के लिहाज से भी समझना चाहेंगे। डॉलर में अब जिस तरह का डेटा आ रहा है, कितनी कमी आने की गुंजाइश है? तो डॉलर में आई थिंक अभी हमने थोड़ी स्ट्रेंथ देखी है। आई थिंक दिस इज ये हुआ है बिकॉज आपका वहाँ पर रेट हाइक है और काफी कंट्रीज में अभी रेट हाइक स्लो डाउन हो गया है। तो डॉलर की स्ट्रेंथ वापस आई है, जिससे कि आपका ने गोल्ड का भाव देखा, सोने का भाव नीचे आया है, गोल्ड का नीचे आया है। तो इससे जैसे बोला गया है बीच में भी कि करेंसी पे इम्पैक्ट आ सकता है। इंडिया करेंसी पे हमने थोड़ा सा डेप्रिसिएशन देखा है इंडियन करेंसी का। ओवरऑल यील्ड लेवल पे अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ होगा, बिकॉज आरबीआई ने काफी बीच में
फॉरेक्स रिजर्व वापस से बढ़ा लिए हैं, 600 बिलियन के ऊपर हैं, तो आई थिंक वो काफी कंफर्टेबल है। और हमने बीच में लास्ट फर्स्ट क्वार्टर में एफआई फ्लोज भी काफी आए थे, इक्विटी में 15 से 20 बिलियन का नंबर आया था, तो वो भी काफी सपोर्ट किया करेंसी को। तो ऐसा लगता नहीं है कि करेंसी पे कोई प्रेशर आएगा। करेंसी मूवमेंट आई थिंक वो ट्रैक करेगा ग्लोबल काउंटर पार्ट्स को। हमने चाइनीज करेंसी में भी बहुत डेप्रिसिएशन देखा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत स्लो डाउन है। तो वहां से अगर compete करना है तो हमें अपना करेंसी थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। आरबीआई को ऑब्वियसली वो डिसाइड करेगा कैसे छोड़ना है, बट हमने करेंसी को देखा है कि शायद 83-84 के बीच में रहेगा अभी आने वाले समय में। तो सुनील सर, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हम केवल हमारे घरेलू ट्रिगर्स की बात करें, महंगाई पे हमने चर्चा कर ली और किस तरह से एफआई की बिकवाली हो सकती है, उससे बाजार पर क्या इम्पैक्ट होगा हमने देख लिया। अब दो अहम चीज सुनील जी, एक तो इलेक्शन और उसके बाद त्योहारी सीजन, यहाँ पर किस तरह से डिमांड पिकअप होने की और लिक्विडिटी बढ़ने की आशंका है? देखिए, फेस्टिवल सीजन में जरूर डिमांड अच्छा होगा, क्योंकि कोविड के एक्सटेंडेड फेसेस के कारण एक्चुअली डोमेस्टिक डिमांड में जो एक वी शेप्ड रिकवरी की बात हुई थी वो पूरी तरह हुई नहीं। एक पेंट अप डिमांड जरूर इस फेस्टिवल सीजन में आने की एक आशा रख सकते हैं। सो जरूर मैं कहूंगा कि वो एक अच्छी उम्मीद हम रख सकते हैं कि इस फेस्टिवल सीजन के बारे में। अब इलेक्शन की बात आपने किया कि नॉर्मली ये होता है कि बहुत लिक्विडिटी फैलती है इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि गाड़ियों की चलना, पीपल को मोबिलाइज करना, पैसे बहुत खर्चा किए जाते हैं, तो लिक्विडिटी जरूर इलेक्शन टाइम में बढ़ती है। और जनरली मार्केट में ये देखा गया है कि प्री इलेक्शन रैलीज होती है। तो चाहे वो इस सेमीफाइनल जो मानते हैं बड़े स्टेट्स के जो इलेक्शन सामने आ रहे हैं, या फिर अगले साल के बिग पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तो जनरली उस लिक्विडिटी के कारण एक प्री इलेक्शन रैली जरूर हम जनरली देख पाते हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों फेस्टिवल सीजन और इलेक्शन की सीजन एक अच्छी मार्केट को बूस्ट देने की क्षमता है उसमें। क्या है कि अगर ये इलेक्शन के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए एनडीए के लिए, तो फिर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट में आ सकती है, क्योंकि फिर उस अगले 6-8 महीने जो नवंबर अपने मई के इलेक्शन तक गवर्नमेंट की एक्शंस कैसी रहे, क्या वो इंफ्रा पे स्लो डाउन करके अपने फोकस कंजम्पशन और गिव अवेज के ऊपर देंगे, तो उससे शॉर्ट टर्म में कंजम्पशन में बूस्ट मिलेगी, पर शायद लॉन्ग टर्म में अपनी इंफ्रा ड्रिवन ग्रोथ में थोड़ी कमी आ सकती है। तो ये सब चीज देखने लायक है, और मेरे ख्याल में अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, बट अंडरटोन्स फर्म रहेगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है इतनी इंडस्ट्री की स्ट्रॉन्ग एसआईपी बुक। 15,000 करोड़ हर महीने एसआईपी के थ्रू आ रहे हैं, तो फंड मैनेजर को भी पैसा आ रहा है कि एफआईएस कभी बिकवाली करें तो उसको खरीद के मार्केट को बहुत ज्यादा ना गिरने की एक स्ट्रेंथ मार्केट को दिलवाती है। तो वॉलेटिलिटी रही, मगर बॉटम में स्ट्रेंथ रही। बहुत बड़ा करेक्शन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चर्चा को अब समेटने का समय हो गया है, मेरे पास केवल 2 मिनट का समय रह गया है। सुनील जी और अवनीश और नम्रता, हम चाहेंगे कि अब दर्शकों को एक डायरेक्ट टेक अवे दिया जाए कि इस तरह के माहौल में अगर आपको मध्यम से लेकर लंबी अवधि तक कोई रणनीति बनानी हो तो कहाँ दाव लगाना चाहिए। सुनील जी, आपसे शुरुआत करेंगे, क्या सलाह होगी? मैं कहूंगा कि फर्स्ट एक डोमेस्टिक ओरिएंटेड एक्सपोजर, जैसे नम्रता ने कहा एक्सपोर्ट्स पे ऊपर कम दबाव आ सकती है, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर फोकस रखें। और सेकंड, एक मल्टी कैप ब्रॉडर मार्केट कैप का, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। ये दोनों आप मन में रखेंगे तो मीडियम टर्म 3 to 5 इयर्स टाइम फ्रेम में डेफिनेटली आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन बन सकती है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में 6% के आसपास देख रहा हूं, और इन्फ्लेशन भी अगर 6% आता रहे तो 12% नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से मार्केट में आपको डेफिनेटली कैपिटल अप्रिसिएशन देख सकते हैं। अवनीश, आप क्या कहेंगे? आई थिंक अगर देखा जाए तो यील्ड के पर्सपेक्टिव से, जैसे मैंने बोला कि यील्ड में ज्यादा ऊपर का मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो अभी आई थिंक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो मीडियम से लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में कर सकते हैं इन्वेस्ट, 2-3 साल का व्यू लेके। अगले साल तक थोड़ा यील्ड मूवमेंट नीचे दिखना चाहिए, बिकॉज अभी अब काफी रेट इंक्रीज हुआ है यूएस में भी। फिर जैसा बोला गया है कि कुछ करेक्शन आ सकता है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि रेट इतने बढ़ रहे हैं और वहां पर फिस्कल भी धीरे धीरे कम हो रहा है, सेविंग्स कम हो रही हैं, तो इवेंचुअली उसका इम्पैक्ट होगा यूएस ग्रोथ रेट पे। तो नेक्स्ट ईयर तक एक रेट कट साइकिल दिखती है कि स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें फायदा हो सकता है निवेशक को अगर वो मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट करें। नम्रता, आपकी सलाह?
जी, जैसा कि सबने कहा, सुनील जी ने भी कहा, हमारे डोमेस्टिक फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। कॉर्पोरेट्स के बैलेंस शीट को अगर हम देखें, हाउस होल्ड के बैलेंस शीट को देखें, उधर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डेट नीचे आ गए हैं और कई तरह के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, जैसे कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देना। बट ग्लोबल क्यूज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और मुझे लगता है 2024 में भी वो ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होंगे जो कि आपका रेट का ट्रैजेक्टरी डिसाइड करेंगे। अगर एक बहुत शार्प स्लो डाउन आ जाता है ग्लोबली, तो हो सकता है कि रेट कट्स की स्थिति बने, और अगर ऐसा नहीं होता है, माइल्ड स्लो डाउन आता है, तो हो सकता है रेट्स इसी ब्याज दर इसी लेवल पे कई समय तक बरकरार रहे। तो ग्लोबल क्यूज को भी वॉच करना इक्वली इम्पोर्टेंट है, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, तो निवेशकों को यही सलाह है, दर्शकों को यही सलाह है कि धीरज अपना जो है वो बांधे रखें। समीकरण बदल रहे हैं, ट्रिगर्स भी हैं, हल्की फुल्की चिंता की बात है, लेकिन बाजार में डर नहीं है कि एक बहुत बड़ी गिरावट आए और आपका सारा पैसा साफ हो जाए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस डर को दरकिनार करें, बाजार की चाल और बाजार से जुड़े ट्रिगर्स को समझें और उसके मुताबिक अपनी रणनीति बनाएं, और यही मकसद है इस पेशकश का भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आपने शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। इसी के साथ धन्यवाद। निवेश की एबीसीडी में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।